2 दिन पहले तमाम अधिकारियों के साथ सब लोक प्रतिनिधियों की मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग के अंदर हमने ये सवाल मैंने किया था औरंगाबाद के घाटी हॉस्पिटल के डीन के साथ कि हमको समझ में आता है कि आपके पास वेंटिलेटर्स की कमी हो सकती है, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, लेकिन क्या रेगुलर मेडिसिन जो है जो दूसरे पेशेंट्स को देने चाहिए वो है? तो उन्होंने कहा था कि हमारे पास मेडिसिन अवेलेबल है। तब उसी वक्त मैंने उनको मैडम को एक एग्जाम्पल दिया था। मैंने कहा था कि एक पेशेंट है मुंडे नाम की, ऋतुजा मुंडे नाम की, जो गंगाखेड़ से ताल्लुक रखती है, गरीब घर से है, उसकी डिलीवरी घाटी के अंदर हुई। आपके घाटी हॉस्पिटल के अंदर वो एडमिट है, लेकिन एडमिट होने के बावजूद आप कह रहे हैं कि मेडिसिन हम सब पेशेंट्स को दे रहे हैं, लेकिन वो पेशेंट को कहा गया है कि 5 दिन की पूरी मेडिसिन आपको लाना है करके। मैंने उसका पूरा डॉक्यूमेंट चेक किया, मैंने पूरे डॉक्टर्स ने जो चिट्ठियां लिखकर दी है वो पूरे चेक किया, तो एक भी मेडिसिन है तो घाटी हॉस्पिटल की तरफ से नहीं, बल्कि फेस मास्क, सैनिटाइजर, सैनिटरी पैड्स हो जाए या ग्लव्स हो जाए, ये तक पेशेंट से मंगाया गया। अब घाटी के अंदर जाने वाले सब गरीब पेशेंट होते हैं, अगर उनको इस तरह से लूट किया जा रहा है। जैसे ही एडमिट हुई तो कहा गया कि आपको ब्लड मिला, उसका पति था, उसको ये था कि घाटी के ब्लड बैंक से उसको ब्लड मिलेगा, तो नहीं, वहां पे अधिकारियों ने किसी को फोन किया तो एक एजेंट वहां पर आया किसी ब्लड बैंक का, और वो एजेंट उसको रात लेके गया और 2900 रुपये के ब्लड है तो वहां पर उसको दिया गया। 5 दिन के अंदर तकरीबन 8000 रुपये का खर्चा ये लड़के का वहां पर उस घाटी हॉस्पिटल के अंदर सिर्फ एक डिलीवरी के केस के लिए हुआ है। आज जब उसको डिस्चार्ज किया जा रहा था तो उसको फिर दवाइयां लिखकर दी गई कि ये लेकर आओ करके। वो लेकर आया, 400 रुपये की दवाइयां लेकर आई, तो वो नर्स ने रख ली और ये कहा कि नहीं, ये पेशेंट को नहीं देना है, ये हमको हॉस्पिटल के रिकॉर्ड के लिए मेंटेन करना पड़ता है करके। तो वो दवाइयां खुद अपने पास रख ली। तो मैं ये समझकर चलता हूं कि घाटी हॉस्पिटल के अंदर इस तरह का एक घोरक धंधा चल रहा है। वहां पे अगर डीन है और डीन की नाक के नीचे अगर ये काम चल रहा है तो मैं इसके लिए पूरी तरह से डॉक्टर कन्नन येड़ीकर जो घाटी हॉस्पिटल के डीन है उनको दोषी मानता हूं और सरकार से अनुरोध करता हूं, इस तरह के गरीबों की लूट अगर हो रही है तो डीन के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, उनको सस्पेंड करना चाहिए। अगर इंक्वायरी निकलेगी तो आपको पता चलेगा कि मैटरनिटी वार्ड के अंदर हर पेशेंट को यही कहा जा रहा है कि आप बाहर से लेकर आओ। प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर कोई पेशेंट गया तो वो ला सकता है, उसके पास पैसे की ताकत है, लेकिन गरीब आदमी जिसके पास पैसे नहीं होते हैं वो घाटी में जाता है। और अगर घाटी में इस तरह की लूट हो रही है और सरकार और पूरे अधिकारी खामोश है तो कहीं ना कहीं इस लूट के अंदर वो भी शामिल है। अभी तक कितने लोगों को लाभ मिला है और ये योजना क्यों लागू नहीं हुई है? देखिए, 2 दिन पहले जब मुख्यमंत्री साहब के साथ वीसी हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो उसमें तकरीबन 6 सेक्रेटरीज मौजूद थे। मैंने ये सवाल मुख्यमंत्री साहब से कहा कि 1.5 महीना पहले यहाँ पर महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे साहब आए थे और उन्होंने कहा था कि हमने जब ये मांग की थी कि कोविड को भी, कोरोना के केसेस को भी आप महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ जोड़ दें, तो उन्होंने उस वक्त भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीटिंग के अंदर कहा था कि हमने इसको जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी है करके। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर जब मैंने ये मुद्दा उठाया और मुख्यमंत्री साहब से कहा कि साहब ये क्यों नहीं किया गया है, 1.5 महीना पहले आपकी ही सरकार का मंत्री आकर ये कहता है, तो सेक्रेटरी ने एक बात कहना शुरू कहा। उन्होंने कहा कि नहीं, हम औरंगाबाद के अंदर हमने इसको इंक्लूड कर दिया है, इसका इस तरह का पैकेज तैयार किया गया है। मैंने बीच में रोका उनको और कहा कि मुख्यमंत्री साहब ये आपको मिसलीड कर रहे हैं या आपको गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। 1 रुपये का भी फायदा किसी पेशेंट को, कोरोना के पेशेंट को इस स्कीम के अंदर नहीं हुआ है करके आप चाहे तो अधिकारियों से पूछ लो। अब कल जब हमने मीटिंग ली है प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तो पता चला कि नहीं, हमने तो 21 मई को सर्कुलर निकाल दिए, तो हॉस्पिटल वाले बोलते हैं कि नहीं सर, हमने प्रपोजल भेजा तो हमारे प्रपोजल एक्सेप्ट ही नहीं हो रहे हैं। यानी कि 1.5 महीने से सिर्फ टालमटोल किया जा रहा है, सिर्फ मीडिया के अंदर स्टेटमेंट इश्यू किया जा रहा है कि नहीं हमने ये कर डाले है अब गरीबों को। लेकिन मैं आपको ओपन चैलेंज करता हूं, 1 रुपये का एक किसी पेशेंट के ऊपर है तो ये स्कीम का फायदा नहीं मिला है, और इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो प्रशासन जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है, और ये सिर्फ लोगों को घुमाने का काम कर रही है, मैं समझता हूँ। टास्क फोर्स और मीटिंग, देखिए, जब ये कोरोना फैल रहा था तो हर शहर में एक बेटर कोऑर्डिनेशन करने के लिए एक टास्क फोर्स बनाया गया था। वो टास्क फोर्स जो है औरंगाबाद शहर के अंदर भी बना था। 8 मई 2020 को, आज के दिन 27 तारीख है, यानी कि तकरीबन 1.25 महीने का समय हो गया है।
2 महीने के अंदर ये टास्क फोर्स के अंदर घाटी हॉस्पिटल के डीन अध्यक्ष, महानगर पालिका के हेल्थ ऑफिसर, सेक्रेटरी और बाकी तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल्स के जो सीनियर मोस्ट डॉक्टर्स हैं, वो लोगों को इस टास्क फोर्स के अंदर, आप लोगों को हैरानी होगी ये सुनकर कि सिर्फ एक कागजी खानापुर्दी की गई थी कि एक टास्क फोर्स तैयार किया गया है। 2 महीने के अंदर ये टास्क फोर्स की एक भी मीटिंग औरंगाबाद के अंदर, मैं समझता हूं कि ये जो डिक्टेटरशिप टाइप का एक जो यहाँ पर काम चल रहा है अधिकारियों द्वारा, उसी का नतीजा है कि आज दूसरे शहरों के अंदर कोरोना कंट्रोल हो गया है, औरंगाबाद में हम कंट्रोल नहीं कर पाए थे। आपके इलाके में मुस्लिम हाँ, देखिए मतलब कल जब मीटिंग हो रही थी तो एक तो डीसीपी को डिविजनल कमिश्नर जो सुनील केंद्रेकर साहब है, उन्होंने कहा कि अगर कहीं पर भी पॉजिटिव केस निकलता है तुमने पुलिस को लेके जाना और पुलिस को लेके जाके वहां पे स्वैब टेस्ट कराना। मैं कहा कि नहीं साहब, पुलिस का इसके अंदर कम से कम रोल होना चाहिए। अगर कोई विरोध करता है तो आप वहां के एनजीओस को बोलिए, वहां के लोकल डॉक्टर्स को इन्वॉल्व करिएगा, और कुछ नहीं तो हमें बताइएगा, हम जाके करेंगे करके उसमें। तो बातों बातों में उन्होंने ये कहा कि तुमच्या एरियामध्ये हे चाललेलं आहे। मुझे ये डिविजनल कमिश्नर से ये पूछना है कि तुमचा एरिया म्हणजे काय? मी औरंगाबाद जिल्ह्याचा खासदार आहे, मैं औरंगाबाद जिले का खासदार हूँ, किसी एक जात, एक धर्म और एक मजहब का नहीं है। इस तरह की अगर मानसिकता रख के अगर कोई कमिश्नर अगर अपने एमपी को ये कहता है कि तुम्हारे एरिया के अंदर हमको तुम्हारी मदद लगेगी, तो क्या मैं किसी दूसरे एरिया में नहीं गया हूँ? मैं बजाज नगर में नहीं गया हूँ, मैं जय भवानी नगर में नहीं गया हूँ, शिवाजी नगर में नहीं गया हूँ, मुकुंदवाड़ी संजय नगर में नहीं गया हूँ। लेकिन ये इस तरह की बात करना, मेरे हिसाब से मैं कड़ी निंदा करता हूँ इस तरह के स्टेटमेंट। क्राइम नोट मीडिया नेटवर्क से जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल क्राइम नोट मीडिया नेटवर्क को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी खबरें हम अपलोड करें वो सीधे आप तक पहुंच सके। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि औरों तक भी हमारी जानकारी मिल सके। बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि जो भी क्राइम न्यूज, क्राइम स्टोरीज हम अपलोड करें उसकी बेल आइकन द्वारा आपको सूचना मिल सके। लॉकडाउन के पक्ष के अंदर कितने लोग हैं, कितने नहीं है, इसके बारे में अभी जो इमीडिएट जो स्टेप्स हमने लिए हैं, अगर उसके अंदर अगर कुछ और बातें निकलकर सामने आती है तो दोबारा बैठेंगे और उसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि लॉकडाउन इज नाउ द सॉल्यूशन। 3 महीने हो गए हैं, हमने लॉकडाउन सब करके देख लिए हैं। अब ये अपनी गलती छुपाने के लिए फिर जनता को है तो किस तरह से हम लोग है तो एक मर्तबा अंदर कैद करे करके, ये कहीं ना कहीं इनके एडमिनिस्ट्रेशन के लैप्सेस थे, जिसकी वजह से लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ा है। अब ये अपनी गलतियां छुपाने के लिए फिर पब्लिक को बोलेंगे कि नहीं हम लॉकडाउन करेंगे, पुलिस का डंडा चलाएंगे, ये करेंगे, तो अब ये सब चीजें चलने वाली है। क्या आपसी कोऑर्डिनेशन की कमी रही? देखिए, यकीनन शुरुआत से ही ये बात समझ में आ रही है, और अब यहाँ तक बात आ गई है कि औरंगाबाद बेंच ऑफ बॉम्बे हाईकोर्ट को स्व मोटो इसके ऊपर प्रशासन को सवाल करना पड़ा है कि अगर कोऑर्डिनेशन अगर नहीं रहा, तो हाईकोर्ट ने है तो नोट किया है ये चीज को, तो जो बात मैं आप कह रहे थे वो हाईकोर्ट भी अगर नोट कर रहा है तो बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि यहाँ पर इस तरह की सिचुएशन, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑफिसर्स एंड लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, जो एक समन्वय होना चाहिए अधिकारियों और लोक प्रतिनिधियों के बीच में। लोक प्रतिनिधियों को तो यहाँ के अधिकारियों ने बोले कि नहीं, इनकी तो कोई लायकी नहीं है, हम जो बोल रहे हैं बस वही फाइनल है। अब जब वो बोल रहे थे तो उसका खामियाजा पूरे शहर को भुगतना पड़ रहा है। इस प्रॉब्लम पर आपकी मांग क्या है सरकार से? देखें, अभी थोड़े दिन तक इनको और मौका देंगे क्या एक्शन लेते हैं करके, और अगर इसके अंदर कुछ बदलाव नहीं आता है तो फिर सभी राजनीतिक पार्टियों के, देखिए पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि हमने ये नहीं देखा है कि एमआईएम के साथ शिवसेना के आमदार बैठ रहा है या बीजेपी के आमदार बैठ रहा है या एनसीपी का आमदार बैठ रहा है। हम सभी लोग एक साथ मिलकर आए, क्योंकि सभी को इस बात की चिंता सता रही थी कि अब बहुत हो गया है, पानी सर के ऊपर से निकल गया है, अब हमको सबको है तो मैदान के अंदर उतरना पड़ेगा। अगर हम पहले उतरते तो ये अधिकारी हमारे ऊपर ढकेल दिए होते और ये कहे होते कि ये नहीं तो ये लोक प्रतिनिधियों की वजह से है तो ये हालत हुई है करके, तो हमने आपको खुली छूट दी है। और वो खुली छूट के बाद भी अगर रिजल्ट नहीं निकला है तो मजबूरन हमको आना पड़ा मैदान के अंदर।